हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में बिहार तथ्यासार घटना चक्र बुक जो 2023 का आया हुआ है न्यू एडिशन, उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आधुनिक बिहार के इतिहास को देखा जाएगा। फ्रेंड्स, आधुनिक बिहार के इतिहास से 3 से 4 प्रश्न आपके बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, जो कोई भी बिहार से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आधुनिक बिहार के इतिहास से 3 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का यह क्लास 69th बीपीएससी एवं बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2023 से संबंधित है। इन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें। 3 से 4 प्रश्न अवश्य रहेंगे इस सेशन से, इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो फ्रेंड्स, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो प्रवेश है, सबसे पहले डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग इसको 1632 ईस्वी मानता है। अतः अगर आप लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस समय 1632 ही आंसर करके आइएगा। अगर पूछेगा कि डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी पटना में कब स्थापित किया था, तो 1632। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था। इसके बाद है, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणिक पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना जो हुई है वह 1638 दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। जो वर्तमान समय में पटना कॉलेज है तथा पटना कलेक्ट्रेट है, यह डचों के लिए जो अफीम की कोठी होती थी पहले। इसके बाद है, सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। नेक्स्ट है, 19 जुलाई 1763 ईस्वी मीर कासिम को एडमसन थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद गिरिया तथा उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ बक्सर का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, पूछता है कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके बाद है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसके बाद है, प्रमुख विद्रोह। तो फ्रेंड्स, इस सबसे पहले है, क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया था। तो श्वेत विद्रोह अगर पूछे तो श्वेत विद्रोह जो है कि मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों के विद्रोह को बोला गया। 1759 से 1760 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। इसके बाद है, बहावी आंदोलन। तो फ्रेंड्स, जो बहावी आंदोलन है, इसके जो प्रवर्तक हैं अब्दुल बहाव थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। तो फ्रेंड्स, अगर पूछे पटना किस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो अब्दुल बहाव थे। इसके बाद है, फराजी आंदोलन। तो फराजी जो आंदोलन है, हाजी शरीयतुल्लाह जो है कि इसके मुख्य नेता थे। इसका भी जो केंद्र है वह पटना ही रहा था। इसके बाद है, ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 ईस्वी में इसके बदले पर मिट्टी के बर्तन दिए जाने लगे, जिससे लोटा विद्रोह भड़का। तो फिर लोटा न देने के कारण जो विद्रोह हुआ था उसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया।
यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया यह विद्रोह था। इसके बाद हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया जाति के लोग करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की जो इजादारी अधिक थी, फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो फ्रेंड्स, नोनिया विद्रोह जो हुआ था वो सोरे के व्यापार को लेकर के हुआ था। इसके बाद आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ था। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। फ्रेंड्स, आधुनिक बिहार का इतिहास जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में जरूर शुरू से लास्ट तक एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा भी देखिएगा। इस विद्रोह में केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना एवं उनकी बहनों पर किया गया अत्याचार। इसके बाद है दीकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन जो रेगुलेशन 8 था उसका प्रावधान को लागू कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खगड़ीडीहा, रामगढ़ तथा कोरिंडा को पूर्व रामगढ़ जिले से अलग कर इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसियों का नाम दिया गया। नेक्स्ट है इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधियों को सौंपी गई एवं इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विलिंगटन थे। वे वही विलिंगटन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जन साधारण में किनुन साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद नेक्स्ट है आगे विलिंगटन ने ही विलिंगटन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया। इसके बाद आता है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इस विद्रोह का मुख्य जो कारण था जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपात पूर्ण जो है व्यवहार था तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों को से बेगारी करवाना था। इस आंदोलन का मुख्य जो कारण था वो यही सब था। इसके बाद है इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो फिर इस विद्रोह के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो थे दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज्य अर्थात अपना शासन स्थापित करना। इसके बाद नेक्स्ट है 30 जून 1855 को भोगना डी यानी जिसको साहिबगंज के नाम से जाना जा रहा है में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिंधो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। फिर 7th बीपीएससी में पूछा गया था कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिंधो और कान्हू इसके प्रमुख नेता रहे थे। इसके बाद संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिंधो कान्हू की बहन
फूलों और झानों के रूप में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इसको एक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से बर्धमान तक हो गया था। बरहैत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दामिन एक कोह में सिंधु, कांधू, चांद तथा भैरव ने हजारीबाग में अर्जुन माझी तथा भैरव माझी ने एवं बीरभूम में गोरा माझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोहियों ने महाजनों, डीकुओं और सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बारो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था, जिन्हें पीरपौती के मैदान में संथालों ने पराजित कर दिया। इसके बाद है इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड के सहयोग प्रदान किया गया था। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 ईस्वी में सिंधु को पकड़कर बरहैत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किया। एलिस एडम्सन की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिन एक कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोंडा एवं राजमहल 4 जिले थे। इसके बाद है साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। भागलपुर के जो कमिश्नर थे जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, लाया गया। तो फ्रेंड्स यूल नियम भी पूछता है। यूल नियम किसकी सहायता से लाया गया था? तो जॉर्ज यूल की सहायता से लाया गया था। कब लाया गया था? 1856 ईस्वी में लाया गया था। इसके बाद है इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान समय में झारखंड सरकार संथाल विद्रोहियों के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। तो फ्रेंड्स हूल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संथाल विद्रोह के सम्मान में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है फ्रेंड्स। बिहार में इस आंदोलन का व्यापकता को देखते हुए इसे उगलूलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई है। 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावित किया था। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। इसके बाद है यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। बिरसा मुंडा का जो जन्म है फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची, जो वर्तमान खूंटी है, जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ।
आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा मुंडा ने वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शन को मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा और इसके अनुयायी बिरसाइत कहे गए। इसके बाद है, उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगाबोंगा की पूजा करने पर बल दिया करते थे। 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा दी गई। इसके बाद है, परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया तथा मुंडाओं को हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। 25 दिसंबर 1899 को उगलूलान की आग सिंहभूमि के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्र में भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूर सैल रैकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारगोस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों विद्रोहियों का पराजय हुआ। 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा को गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर सिंहभूमि से पकड़ लिया गया। इसके बाद 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। विद्रोह का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, मुंडा खूंटखट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियों एवं मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा। तत्कालीन जो कारण है 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। इसके बाद विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो फ्रेंड्स, विद्रोह के जो मुख्य उद्देश्य थे, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था, दिगुओं से अपनी भूमि वापस कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना था। विद्रोह के जो महत्वपूर्ण परिणाम हुए वो क्या क्या थे? तो विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम के कारण 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी के अनुमंडलों के रूप में स्थापित किया गया। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूंटकट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बंधुआ मजदूरों पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना हो, इसका प्रमुख सफलता माना गया। टाना भगत आंदोलन। ताना का शाब्दिक अर्थ है तानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थितियों को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कुरुख या उराव के मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 में उन्होंने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश उरावों के देवता की आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जात्रा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे।
उसने दिकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया। दिकु जो होते हैं विदेशी लोग होते थे, विदेशी लोगों को दिकु बोला जाता था, जिस कारण उन्हें 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्राय आदिवासियों द्वारा यात्रा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उन्हें जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था। आगे ताना भगत आंदोलन को देव मनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत के नेतृत्व प्रदान किया गया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। वो 4 सूत्री मांगे कौन कौन थी? तो फ्रेंड्स, पहला था उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त कर दिया जाए, समानता स्थापित किया जाए, भू राजस्व समाप्त कर दिए जाए। यही 4 सूत्री उनकी मांग थी। इसके बाद पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलाव को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तूरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छिड़ गया। इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस समय ताना भगत ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे वह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में यात्रा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिंधु भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। ताना भगत ने शराब दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रह प्रदर्शन में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वह वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। वर्ष 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दी थी। 1857 का विद्रोह, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में जो विद्रोह के प्रमुख परिणाम थे उनको देखा जाएगा। 3 जून 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा में जगदीशपुर भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्रों पर अंग्रेजी राज को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। इसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह, यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लस नील की खेती करवाने वाले अंग्रेजों और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। कृत्रिम रंग के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं हो रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ हो गए थे। मुरली भरावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन कई बार पूछा है बीपीएससी के द्वारा कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो किस गांव के थे, तो मुरली भरावा गांव के थे। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले थे।
10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुँचे। वहाँ वे चंपारण पहुँचे। वहाँ से वे चंपारण पहुँचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता किया। पटना में गांधी जी मजहूर हक से मिले। इसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले थे। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुँचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, वज्र किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी एवं FG सलाई अध्यक्ष आदि भी शामिल थे। इसके बाद है वर्ष 1918 में चंपारण एग्रीगेशन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन की फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1919 से 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पटना में कौन किए थे? तो हसन इमाम ने किया था पटना में। इसके बाद असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वज्र किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। वर्ष चौरी चौरा कांड के बाद से फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। वर्ष 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो कि चित्तरंजन दास देशबंधु ने किया था। चित्तरंजन दास जिसने देशबंधु की उपाधि दी गई है, उन्होंने किया था। इसके बाद है किसान सभा। फ्रेंड्स वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। वर्ष 1936 के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन, लगान अदा न करने के पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बकास्त कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर 1937 से 39 के मध्य चलाया गया था। इसके बाद है नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। फ्रेंड्स जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ वर्ष 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिला अधिकारी जी आर्चर ने
गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसके बाद है आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। यह दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा के हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। इन्हें कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।